नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का ये विशेष कार्यक्रम जहां पॉडकास्ट के अंतर्गत आज हम मनाने जा रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह। वन महोत्सव सप्ताह जो हमें प्रकृति, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर अमिता शर्मा, जो कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में एक साइंटिस्ट के तौर पे कार्यरत हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि कैसे एक छोटा सा पौधा हमारे भविष्य को अधिक हरा भरा, स्वस्थ और सुरक्षित बना सकता है। डॉक्टर शर्मा, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद आपका। अमिता जी, सबसे पहला सवाल जो एक रिवायत है, हम पूछते हैं अपने गेस्ट से कि आकाशवाणी के साथ आपका जुड़ाव या इंट्रोडक्शन कब हुआ, उसकी अगर मेमोरी है तो आप प्लीज़ शेयर करिए। जी, आकाशवाणी से तो मैं बचपन से जुड़ी हूँ, तब क्योंकि ये सोशल मीडियाज़, ये यूट्यूब, गूगल, ये नेटवर्क, ये सब सिस्टम नहीं था। उस समय सिर्फ दूरदर्शन आता था टीवी पे और रेडियो के प्रोग्राम्स आते थे। तो मैं बहुत छोटे से ही, समझ लीजिए 10-12 साल से ही मैं आकाशवाणी से जुड़ी हुई हूँ। मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। आकाशवाणी एक बहुत अच्छी चीज़ है श्रोताओं के लिए, जिससे वो कई तरह की जानकारी ले सकते हैं। अब हमारे श्रोता जानना चाहेंगे थोड़ा आपके विषय में भी, तो अपनी पृष्ठभूमि, पारिवारिक और शैक्षणिक थोड़ी बताइए। जी, बेसिकली मैं भिंड से हूँ, और लेकिन मेरी एजुकेशन बाहर ही हुई। मैं विदेश में पली बड़ी हूँ और मेरा ग्रेजुएशन बिहार से है और मेरा एमएससी जो मास्टर्स डिग्री है वो IGKV छत्तीसगढ़ से है और मेरी PhD जो है वो नरेंद्र यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद। और मेरा काम बेसिकली मैंने सागौन पेड़ पे किया था, क्योंकि मैं कृषि वानिकी से संबंधित हूँ। मेरा काम नैनीताल में किया। मैं काफ़ी घूमी हुई हूँ और कृषि वानिकी जो मेरा विषय है और पर्यावरण उससे संबंधित है, तो इन दोनों विषयों में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मेरा एक ब्रदर है, भाई है, वो भी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी में प्रोफेसर है, वो हॉर्टिकल्चर का है। मेरे पिताजी भी एग्रीकल्चर में थे, मेरी माताजी हाउसवाइफ है। जी, आपने बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा एक बात बताई। आप किसी फॉरेन कंट्री में रही हैं। हम जानना चाहेंगे उस देश के बारे में। जी, मैं इंग्लैंड लीड्स में रही, मैं अमेरिका में रही, थाईलैंड में रही और तंजानिया में रही। तो मैं 10th के बाद ही भारत लौटी हूँ, अपने पिताजी माताजी के साथ ही थी। शुरुआत में थोड़ा सा वैसी बात है, हिंदी और संस्कृत मेरी बहुत वीक थी, तो मैं 10th में फेल भी हुई। तो मैं दूसरी बार मैंने 10th किया, तब मैं इंडिया में सेटल हो पाई हूँ पढ़ाई लिखाई। तो अब आप कहेंगी सारे जहाँ से अच्छा है। यस, बिल्कुल, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बहुत अच्छा देश है हमारा। डॉक्टर अमिता, हम अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि वन महोत्सव सप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसे एक मास मूवमेंट के तौर पे क्यों देखा जाता है। इसका उद्देश्य आज के परिवेश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पर्यावरण पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है अपने देश में, रोड्स बन रही हैं, ट्रेन के ट्रैक्स बन रहे हैं, इतने सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, लोगों के रहने के लिए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, वनों की कटाई हो रही है। ट्रांसपोर्ट, जो गाड़ियाँ हैं, एक परिवार में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इन सब की वजह से हमारा पर्यावरण काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। तो इस वजह से जो वन महोत्सव है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वन महोत्सव में हम पेड़ लगाते हैं और पेड़ ही हमारी सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये वृक्ष बड़ा होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड लेने की और ऑक्सीजन देने की, इसीलिए वृक्षों की बहुत महत्व है। तो वन महोत्सव कहा जाए तो ये एक लाइफ लाइन की तरह है हमारे जीवन में। अगर हर व्यक्ति भी एक वृक्ष लगाता है तो ये अब सौभाग्य की बात है। वन महोत्सव 1950 में शुरू किया गया था, जब हमारे खाद्य मंत्री थे मुंशी जी, उन्होंने इसको शुरू किया था और जुलाई में 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक इसको मनाया जाता है। जन आंदोलन के तौर पर इसे क्यों स्थापित किया गया है? इसीलिए क्योंकि ये बड़े लेवल पे हम इसको कर सकें। अगर हम एक ही व्यक्ति से हम कांटेक्ट करेंगे और इसको वृक्ष लगवाएंगे तो वो बड़े एरिया में नहीं हो पाएगा, लेकिन जन आंदोलन के तहत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और उनको समझा सकते हैं, लार्ज एरिया में हम प्लांटेशन कर सकते हैं। अब हम अपने क्षेत्र ग्वालियर की बात करते हैं। जी, इस एरिया में वृक्षारोपण के लिए कौन सी जो प्रजातियां हैं वृक्षों की सबसे अधिक उपयुक्त हैं? देखिए, वन वृक्षों की बात करते हैं और फलदार वृक्षों की बात करते हैं। हमारे एरिया में, ग्वालियर में, दोनों तरह के वृक्ष जो है लगाए जाना उचित होता है। तो जो वन वृक्ष हैं उसमें हम सागौन की बात करते हैं, सागौन लेते हैं, नीम लेते हैं, खमेर लेते हैं, पॉपुलर लेते हैं, खेजरी लेते हैं, तो और शीशम को भी हम लगा सकते हैं। इस तरह के जो वन वृक्ष हैं, हालांकि कुछ वृक्षों का जो जीवन काल है वो 20 से 25 साल होता है, तो उसको टिम्बर वैल्यू के लिए जो फार्मर अगर इनकम के तहत पे लगाएगा तो उसमें समय लगता है। लेकिन पर्यावरण के हिसाब से अगर हमको वृक्षारोपण करना है तो
तो हम इन सारे पेड़ों को अपने खेत के मेड़ों पे लगा सकते हैं, या रोड साइड लगा सकते हैं, तालाब के किनारे लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे फार्मर्स को, कृषियों को, क्योंकि आमदनी, पैसा ज़्यादा मायने रखता है उनके लिए, तो उनको क्या है कि फलदार वृक्ष भी हम इसके तहत लगा सकते हैं। तो फलदार वृक्ष में सबसे ज़्यादा कीमती अभी अगर है तो सहजन, जिसको हम मुनगा भी बोलते हैं और सौजना भी बोलते हैं। मुनगा लगा सकते हैं, आंवला लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं, इसके साथ अमरूद लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है, जब इन फलों के फलदार वृक्षों को हम लगाते हैं तो कभी कभी किसान के यहाँ क्या होता है, जैसे जो नेचुरल जो अपने ट्रेजेडी हो जाती है, जैसे कभी बारिश अधिक हो गई तो हमारी पूरी फसल ख़राब हो जाती है, या किसी कीड़े का अटैक हो गया तो फसल पूरी ख़राब हो जाती है। लेकिन वही अगर किसान अपने मेड़ों पे या थोड़ी जगहों पे कुछ पेड़ लगा के रखेगा, जैसे नींबू के, अमरूद के, आंवला के, सहजन के, तो क्या होता है कि उससे थोड़ा बहुत आमदनी उसको मिल सकती है। वन महोत्सव के तहत हम वन वृक्ष को और फलदार वृक्षों को, दोनों को ही लगा सकते हैं। अमूमन ऐसा देखा गया है कि हमने उत्साह से कोई पेड़ या पौधा वृक्षारोपण किया, लेकिन थोड़े समय बाद ही वो जीवित नहीं रहता, कभी कभी ख़त्म हो जाता है वो पौधा। तो पौधे को लगाने के बाद उसके जीवित रहने की जो दर है, उसे बढ़ाने के लिए हम क्या क्या ज़रूरी कदम उठा सकते हैं? जी, पौधा लगाने के बाद तो उचित कदम उठाना ही चाहिए, लेकिन पौधा लगाने के पहले भी हमारे कुछ ऐसे स्टेप होने चाहिए जिससे हमारा, जैसे हर व्यक्ति में भी हम क्या करते हैं, जन्म के पहले वैक्सीन लगवाते हैं माताओं को, या बच्चों को भी छोटे में वैक्सीन लगवाते हैं ताकि आगे चल के वो उसके खिलाफ लड़ सके, बीमारियों के खिलाफ। इसी तरह हमारे पेड़ों में भी होता है कि वो पेड़ों की जो लगाने की तैयारी है वो अप्रैल में की जाती है। हम उसको अप्रैल में ही गड्ढा करके छोड़ देते हैं जहाँ हमें पेड़ लगाना है। 1.5 बाई 1.5 फीट के हम गड्ढे करके छोड़ते हैं और उसमें आधा किलो मिट्टी और गोबर की या केचुआ की कोई भी खाद जो हमको मिलाना हो उसको मिला के उस गड्ढे में छोड़ देते हैं। उसके बाद उसको अप्रैल, मई, जून 2 महीने वो ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर उसमें जब बारिश होती है, पहली बारिश जब हो जाती है, उसके बाद हम उसमें प्लांटेशन करते हैं। उस समय भी जब प्लांटेशन करते हैं तो उसमें भी हम थोड़ी सी खाद मिला के प्लांटेशन करेंगे। तो क्या होता है, पौधे को न्यूट्रिशन शुरू से मिलने लग जाता है, जो पोषण तत्व है वो शुरू से मिलने लग जाते हैं। और उनकी पहली साल में जब बारिश में हम लगाते हैं तो वो बारिश में अपने आप ही लग जाते हैं। फिर क्या होता है कि अगले साल, दूसरे तीसरे साल किसान सोचता है, या हम लोग भी नेचुरली सोचते हैं, अरे पेड़ है अपने आप उग जाएगा, लग जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पेड़ भी जब बड़ा होता है तो उसके भी पत्ते बड़े होते हैं, उसको भी भोजन आवश्यकता होती है। तो अगर हम उसको खाद नहीं देते हैं तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसमें भी शक्ति नहीं बचती कि मतलब वो भोजन ले सके। उसके जड़ों में आप खाद नहीं दोगे तो भोजन कहाँ से लेगा? पेड़ तो बड़ा हो रहा है अपने स्पीड से। तो हमें प्रत्येक वर्ष, जब तक पेड़ 6 वर्ष का है तब तक प्रत्येक वर्ष हमको उसमें 2 से 4 किलो खाद थाला बना के उसमें डाल देना चाहिए। और जब पेड़ 6 वर्ष से अधिक हो जाता है तो उसमें 10 किलो प्रति वर्ष हमको गोबर की खाद या केचुआ खाद डाल के छोड़ देना चाहिए। उससे वो जीवित रहते हैं। और पानी भी समय समय पे देना चाहिए। उम्मीद है कि आपने जो ज़रूरी कदम बताए हैं इनसे पेड़ों की जीवन सुरक्षित रहेगा। जैसे किसान हैं और रूरल फैमिलीज़ हैं जो रह रहे हैं वहाँ, तो वृक्षारोपण से उनकी आजीविका और पर्यावरण दोनों को किस तरह लाभ हो सकता है? जी, नॉर्मली देखा जाता है तो किसानों से जब हम मिलते हैं, क्योंकि मेरा वर्क जो है किसानों के लिए भी है और मैं टीचिंग भी करती हूँ, रिसर्च भी करती हूँ, तो स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन होता है। तो बेसिकली सबका ये रहता है कि हमारे खेत में हमको ये धान लगाना है, गेहूँ लगाना है और सब्जी लगाना है। इसके अलावा वो सोचते नहीं है कि हमको पेड़ भी लगाना है। तो हम लोग जाते हैं, उनसे बात करते हैं। उनको जब ये सब बताया जाता है कि आपको सब्जियां और अनाज के अलावा अगर आप पेड़ लगाएंगे तो आपको उससे एक से ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि जो कृषि वानिकी के हिसाब से अगर हम देखे जाएं तो 1 यूनिट में, मान लीजिए किसी किसान के पास 1 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, तो उसको हम प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आजीविका के लिए पेड़ बहुत महत्व है। उसके अलावा भी हमारे पर्यावरण के लिए उसका इम्पोर्टेंस बहुत है। क्या होता है, पेड़ की जो जड़ें हैं वो नीचे तक जाती हैं, तो वो क्या बहुत नीचे से भोजन, पोषक तत्व जो हमारे मिट्टी में बरसात में पानी के साथ नीचे चले जाते हैं, तो वो पेड़ की जड़ों के थ्रू ऊपर आ जाते हैं। पेड़ की जड़ों का काम बहुत अच्छा है, वो पानी को और पोषक तत्व को ऊपर लेके आते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे ऊपर जो कृषि फसलें हैं उनको भी खाद मिल जाती है। और पेड़ जब हम लगाते हैं तो उसके साथ हमें पेड़ों से फल जो मिलते हैं और पेड़ों से जो पत्तियां जो मिलती हैं, पेड़ों से बहुत सारे हम कलर बना सकते हैं, डाई बना सकते हैं, पेड़ों से गोंद निकलता है।
तो पेड़ हमारे लिए दवाइयों का काम भी करते हैं। तो इस तरीके से हम पेड़ों से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये हमारी फसलों के साथ साथ आजीविका के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम फसल भी लें और साथ में पेड़ों से भी लें, तो उससे भी हमारी एक्स्ट्रा आमदनी मिल सकती है। दो तरफा फायदे हैं। जी, इससे एक से अधिक फ़ायदा होता है। अभी आपने बात करी कि आप अध्ययन अध्यापन से भी जुड़ी हुई हैं, जी। तो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं हमारे क्षेत्र में, उनको वृक्षारोपण का अभियान है या वन महोत्सव सप्ताह के तहत चलाए जा रहे विभिन्न अभियान हैं, इफेक्टिव तरीके से कैसे जोड़ा जा सकता है? इसके बारे में जैसे कि हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है और हमारा कृषि महाविद्यालय है, ये सब जिले लेवल पे हमारा काम करते हैं हम लोग। तो हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू हम ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम स्कूलों में जाके उनको बता सकते हैं और उनको इसके फ़ायदे बता सकते हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में वन महोत्सव के समय हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके और इस तरीके से हम लोगों को ट्रेनिंग दे के अवेयरनेस क्रिएट करके उनको समझाया जा सकता है कि क्यों वन लगाना चाहिए, क्यों वन वृक्ष की ओर हम लोग को जाना चाहिए आज के समय में। तो आपका इंस्टीट्यूट कर रहा है ये काम? जी, हम लोग कर रहे हैं। हम लोग फार्मर्स के यहाँ जाते हैं और कभी कभी हमारे स्कूल की विजिट्स होती हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं, उन लोगों को भी हम बताते हैं कि क्या फ़ायदे हैं, क्यों लगाना चाहिए। तो आप अनुभव कर रही हैं कुछ परिवर्तन? जी बिल्कुल, परिवर्तन है किसानों में। जो किसान पहले पेड़ नहीं लगाना पसंद करते थे, वो लोग भी पेड़ लगा रहे हैं, बाउंड्री पे ही सही पर लगा रहे हैं। खेत के बीचों में तो किसान थोड़ा कंजूसी करता है, वो नहीं लगाना चाहता, उसको लगता है कि मेरी फसल से आमदनी कम हो जाएगी, तो वो बाउंड्री पे और रोड के किनारे लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं लगाने का। आपने बताया कि खेत की बाउंड्री, जिसे मेड़ कहते हैं। जी, मेड़ कहते हैं। खेत की मेड़ हुई या किचन गार्डन हुआ घर में हमारे, जी। और कहीं थोड़ी सी खाली ज़मीन होती है घरों हाँ, पर, हाँ। इस पर जो वृक्षारोपण है या पौधारोपण है, इसके व्यावहारिक तरीके क्या हैं? तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो देखिए व्यक्ति को खुद ही सोचना चाहिए, उनको खुद ही आगे आना पड़ेगा। हम लोग बता सकते हैं, लेकिन कई बारी क्या होता है, हम लोग जैसे उद्यान विभाग है अपने ग्वालियर ज़िले में, तो उद्यान विभाग जो है उन्होंने भी प्रोग्राम शुरू किया है। हालांकि प्रोग्राम तो सरकार ने शुरू किया था, एक पेड़ माँ के नाम। इसके तहत किसानों को फ्री में हम पेड़ देते हैं और पेड़ दे के उनके यहाँ लगवाते हैं, फ्री में लगवाते हैं, क्योंकि किसान को भी लगता है कि हमको फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो वो तैयार हो जाता है अपने का ये लगाने के लिए। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से हम उनके खेतों पे लगवा रहे हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा भी हमने बांस के पेड़ लगवाए, हमने अमरूद के लगवाए हैं और आंवले के लगवाए हैं। तो ये हम प्रैक्टिकली खेतों में लगवा रहे हैं, जिससे कि किसान, जो बगल वाला पड़ोसी किसान है, वो भी देखता है कि इनके यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, तो उसको वो देख के वो भी समझता है और वो भी लगाने के लिए आगे आता है। जी, तो जो व्यक्ति जिसके मेड़ पर पेड़ लगना है या घरों में किचन गार्डन बनाने की किसी की मंशा है, तो वो जब आपको कांटेक्ट करते हैं, आप तब उनकी मदद करते हैं या आपका अपना कोई कार्यक्रम है जिसके तहत आप संपर्क करते हैं? हमारा अपना कार्यक्रम भी है, हम अपने कार्यक्रम भी, क्योंकि जो कृषि विज्ञान केंद्र है, हम लोग का जो मैंडेटरी वर्क है वो ये है कि हम किसानों को नई तकनीक के बारे में जानकारी दें और उनके यहाँ हम ट्रायल डालते हैं, ऑन फार्म ट्रायल जिसे कहते हैं। हम उनके फील्ड पे जाकर ही ट्रायल डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके ट्रायल, जब हम उनके खेतों में 3 साल तक लगातार उस ट्रायल को करते हैं, तो जब वो अपनी आंखों से देख लेते हैं कि हाँ ये पेड़ और इसके साथ फसल के साथ ये लगा के और हम लोग इससे आमदनी ले पा रहे हैं, तो वो उसके लिए और ज़्यादा प्रेरित होते हैं। सबसे प्रैक्टिकल तो यही है कि आप स्वयं हम स्वयं लगा रहे हैं और साथ में कभी जब किसानों को ज़रूरत होती है, कई सारे किसान जिले के आते हैं, हमसे बात करते हैं, वो पूछते भी हैं कि मैडम हमको ये पेड़ लगाना है या हमें कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, वो भी खुद से भी आते हैं। जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं हमारे सामने बड़ी विकराल हैं, इनको देखते हुए जो वन महोत्सव सप्ताह है, आपने बताया शुरुआत 1950 में हुई थी, तो तब की अपेक्षा अब क्या अधिक प्रासंगिक नहीं हो गया है ये? बिल्कुल, तब से लेके आज तक काफ़ी अंतर आया है हमारे पर्यावरण में, क्योंकि तब जो पर्यावरण था वो आप खुद से महसूस करते होंगे कि बारिश का समय घट गया, बारिश कभी भी होने लग जाती है, और ठंड का भी समय ड्यूरेशन जो है वो कम हो गया है। ठंड जो टेम्परेचर जो ग्वालियर में पड़ता था, हम खुद एक्सपीरियंस किए, तो वो भी अब धीरे धीरे कम हो गई है। गर्मी ज़्यादा पड़ती जा रही है, तो इस वजह से अब इसका वन महोत्सव की ज़्यादा ज़रूरत है। लार्ज स्केल पे हमको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। आप अपने पॉडकास्ट के थ्रू भी किसानों के चैनल पे किसानों को मोटिवेट कर सकते हैं कि हमारे ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से पेड़ ले सकते हैं, पौधे ले सकते हैं, उद्यान विभाग से पौधे ले सकते हैं, अपने यहाँ लगाइए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को सही करने के लिए पेड़ों की आवश्यकता बहुत अधिक है। इसके अलावा हमको मिट्टी में भी सुधार लाना है, तो मिट्टी के सुधार के लिए हमको प्राकृतिक खेती पे जाना होगा।
जो हमारे पुराने ज़माने में आज से 50 साल पहले हमारे दादाजी लोग करते थे। वो खेती जब होती थी तो हमारे खेत में नेचुरली केचुए थे, हमें केचुआ खाद बनाने की आवश्यकता नहीं थी जी। तब हमारी खाद ऑलरेडी बनती थी। तो वो समय हमें वापस लाना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारी मिट्टी ख़राब हुई है। तो मिट्टी की जब हेल्थ ख़राब होगी तो हमारा पौधा भी ख़राब हुआ, और उसकी वजह से हम लोग जो मनुष्य हैं, हम लोग की हेल्थ भी काफ़ी अफेक्ट हो रही है। आजकल यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, खान पीन हमारा थोड़ा टॉक्सिक हो गया, जहरीला हम खा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो खेत हैं उनमें फसलों में दवाइयों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, खाद का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। तो उसकी वजह से हम लोग जो भी खा रहे हैं उससे हमें नुकसान हो रहा है। तो फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है तो अल्टीमेटली आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल होगी, असर पड़ता है। असर पड़ता है। जो कंसर्न विभाग हैं उनको आपस में मिलकर एक कोलैब के तौर पर भी काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, हम लोग करते भी हैं, हॉर्टिकल्चर से मिलके हम लोग काम करते भी हैं। जैसे आपको आज बुलाया गया है, ये इसी का एक कदम कह सकते हैं। हाँ, एक तरफ तो हम इस तरह की चीज़ें करते हैं, वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है सरकार की ओर से, और दूसरी तरफ विकास को भी अनदेखा नहीं कर सकते, और जिसके लिए हमें इंडस्ट्रीज़ की भी देखरेख होनी ही है सरकार के माध्यम से। आपको भी अनुभव होता है कि एक लगातार एक पेरेनियल प्रेशर में, एक डिलेमा में गवर्नमेंट काम करती है या करना पड़ता है? करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी इस तरह से करना पड़ता है, तभी तो वो नई नई पॉलिसीज़ लाने के प्रयास करते हैं। जैसे कि 2014 में उन्होंने हर मेड़ पे पेड़ वाली योजना लेके आए थे कि इस बहाने किसान हर मेड़ पे पेड़ लगाएगा, तो एक वो योजना चली। इस तरीके से कई सारी अपने फॉरेस्ट में योजनाएं चलती रहती हैं, फ्री में बांटने की योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है। प्राकृतिक खेती गवर्नमेंट ने 2021 में शुरू किया, जिसमें प्राकृतिक खेती में पेड़ भी लगाना है और हमको प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ खाद बनाना है, दवाई बनाना है। सब कुछ जो हमारे खेत पे पेड़ मौजूद हैं उन्हीं पेड़ों से हमको दवाई बनाना है, और गोबर और गौमूत्र से हमको खाद बनाना है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट लगातार प्रयास में, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है। अभी भी आप देखिए कि गाड़ियाँ, क्योंकि बहुत सारा गाड़ियाँ से प्रदूषण हो रहा है, हमारी पेट्रोल भी बहुत महंगी हो रही है, तो गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि उसको किसी भी तरीके से इथेनॉल मिला। हालांकि इथेनॉल मिलाना सही नहीं है, क्योंकि हमारी गाड़ियों पर्यावरणीय दृष्टि से, लेकिन पर्यावरण दृष्टि से ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट ने क्यों इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी बढ़ाई? क्योंकि पेट्रोल जिससे कम हो और लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे आए तो पोल्यूशन कम होगा। इसलिए मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट लगातार प्रयास करती है कि किसी तरीके से हम अपना पर्यावरण को सही करें, लेकिन बीच का भी कोई रास्ता तैयार नहीं हो पा रहा है। जी, खींचतान की स्थिति बनी रहती है। वन महोत्सव सप्ताह पर हमारे श्रोताओं को अपनी ओर से कुछ संदेश अगर देना चाहें तो दे सकती हैं। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन पे और अपने जैसे जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो कुछ भी एनिवर्सरीज़ हैं तो उस पर एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। अगर अपने घर में जगह नहीं है तो अगर किसी पड़ोस में किसी के यहाँ जगह है तो वहाँ पे लगाएं, किसी फार्मर के खेत पे जाके लगा दें। पर अगर हर व्यक्ति ये सोचेगा कि हम अपने किसी खास ओकेजन पे अगर पेड़ लगाएंगे तो इससे हमारा पर्यावरण अच्छा ही होगा। क्योंकि देखिए, जो हमारे पेड़ होते हैं ना, वो सिर्फ पेड़ ये सोच के कि ऑक्सीजन देता है, सिर्फ वही एक चीज़ नहीं है। पेड़ पे कितने सारे छोटे छोटे जीव जंतु भी रहते हैं, चिड़िया रहती हैं, चींटियाँ रहती हैं, कीड़े रहते हैं, उनका भी घर बसता है उसमें। तो अगर हम पेड़ लगाएंगे तो ये सोच के लगाएं कि उसमें कुछ लोगों का घर, कुछ पशु पक्षियों का घर भी बसेगा, और हमारा पर्यावरण में मिट्टी में सुधार होगा और हमारे पर्यावरण में शुद्ध ऑक्सीजन आएगी। तो मेरा तो यही सलाह रहेगी। मतलब अंत में यही हम कहेंगे कि एक पेड़ से कभी किसी का नुकसान कभी नहीं हुआ, हमेशा फायदा ही। बड़ा अच्छा एक ट्रेंड आजकल देखने में आया है कि लोग एक दूसरे को उपहार जब देते हैं, हाँ, जी, तो पेड़ और पौधे देने पेड़ का पौधे देते चलन हैं, है। पॉटेड प्लांट्स देते हैं, पॉट्स में जो इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं जिनसे ऑक्सीजन कैपेसिटी उनकी बहुत होती है, 24 आवर्स वो ऑक्सीजन देते हैं। इस तरह के पॉटेड प्लांट्स भी हम लोग गिफ्ट में करते हैं, तो वो अच्छा रहता है बनिस्बत के आप टिफिन बॉक्स या हाँ, वो सब प्लास्टिक की चीज़ें, और इसको अवॉइड करके अगर हम हरी चीज़ें दें, हरे पत्तेदार सब चीज़ें दें, तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद, सुंदर भी दिखेंगे और अच्छे भी दिखते हैं। जी, अच्छा, अब वो चलते चलते मैं जो बात कह रही थी कि आप अपनी पसंद का कोई गीत बताइए, फिल्मी गीत, जिसे हम आपकी ओर से अपने श्रोताओं को सुनवा सकें। मैं तो पुराने गाने ही पसंद करती हूँ, और मुझे अखियों के झरोकों से गाना बहुत पसंद है, तो अगर वो सुनवा सकते हैं तो। फिल्म का नाम है अखियों के झरोखे, टाइटल सॉन्ग है जी। बिल्कुल सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत श्रोताओं को।
देखा जो सांवरे अखियों के झरोखों से, मैंने देखा जो सांवरे तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोखों से। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है। पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है। पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, अखियों के झरोखों से। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे। तुम हो जहाँ साजन, मेरी दुनिया है वहीं पे। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे।
कोई ना छीन ले मेरे प्यार भरे सपने, कहीं कोई ना छीन ले। मन सोच के घबराए, यही सोच के घबराए, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए। डॉक्टर अमिता, आप हमारे स्टूडियो में आई, वन महोत्सव सप्ताह पर हमारे श्रोताओं के साथ इतनी सारी जानकारी आपने साझा करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने हमको भी मौका दिया आके यहाँ पे लोग के बीच बताने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।